Hello friends, good morning and welcome to my channel Learning Mathematics with सुनील चहल। अभी तक हम पीजीटी मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के अंदर 8 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर था हमारा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो कि है हमारे पास प्रोग्रेशंस, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इन 3 प्रोग्रेशंस के बारे में बात करेंगे। प्रोग्रेशंस बेसिकली क्या होती हैं? सीक्वेंस होती हैं, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंसेस होती हैं प्रोग्रेशंस, ठीक है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज ए सीक्वेंस, उसके बाद ही प्रोग्रेशन पे बात करेंगे। तो सीक्वेंस क्या होती है? SE सीक्वेंस। व्हाट इज ए सीक्वेंस? अगर रियल नंबर्स की सीक्वेंस की बात करूं तो सीक्वेंस आपकी क्या होती है? ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। व्हाट डू वी मीन बाय ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स? कि a set of numbers arranged in a fixed order, ठीक है। यानी कि सीक्वेंस बेसिकली क्या है? एक सेट ऑफ नंबर्स है। किस तरह के नंबर्स हैं कि कोई भी रियल नंबर्स का सेट है, उसमें क्या होगा? नंबर्स आपके अरेंज्ड होंगे एक फिक्स्ड ऑर्डर के अंदर, ठीक है। यानी कि नंबर्स की आपके पास पोजीशंस असाइंड होंगी कि इस पोजीशन पे आपका यही नंबर आएगा, इस पोजीशन पे आपका यही नंबर आएगा, ठीक है। मान लो अगर मैंने लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ये क्या है? एक सीक्वेंस है, ठीक है। इसमें फर्स्ट पोजीशन पे आपका 1 आ रहा है, सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहा है? इसमें अगर एक ऐड कर दिया तो सेकंड पोजीशन पे वो नंबर आ गया, 2 आ गया। थर्ड पोजीशन पे 3 आ गया, फोर्थ पोजीशन पे 4 आ गया, ठीक है। इसी तरह से अगर मेरे पास ये हो 2 3 3 3 4, ये ले लो, चलो 2 2 3 3 3 4 4 4 4 और इसी तरह से आगे ये इस तरह से नंबर्स दिए हुए हैं। तो ये भी एक क्या है? सीक्वेंस है। इसमें फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे आपके पास क्या है? 2 है। ये दोनों पोजीशन आपकी फिक्स हैं, ठीक है। और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पोजीशन पे आपके पास क्या है? 3 है। और 6th 7th 8th और 9th पोजीशन पे आपके पास क्या है? 4 है। इसी तरह से आगे नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो एक तरह से क्या है कि ये अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है जिसके अंदर आपकी नंबर्स की पोजीशन फिक्स होती है, ठीक है। तो ए सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन ए फिक्स्ड ऑर्डर आपको क्या कहलाता है? वो एक सीक्वेंस कहलाती है, ठीक है। ए सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन ए फिक्स्ड ऑर्डर इज कॉल्ड ए सीक्वेंस, ठीक है। दूसरे तरीके से क्या कह सकते हैं कि ये सीक्वेंस इज ए फंक्शन। एक तरह से ये क्या है? एक फंक्शन है whose domain is set of natural numbers, ठीक है। ये क्या है? पोजीशन कह रहे हैं ना कि ये आपकी फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, यहाँ भी ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है, फोर्थ पोजीशन है, फिफ्थ पोजीशन है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? 1 2 3 4 5 क्या है? ये नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो एक तरह से मैं एक सीक्वेंस को क्या कह सकता हूँ कि एफ सीक्वेंस इज ए फंक्शन सच दैट कहाँ से? एन से आर के ऊपर ये सभी क्या है? रियल नंबर्स, ठीक है। एन से आर के ऊपर एक फंक्शन है सीक्वेंस, यानी कि एन क्या है? जिसका डोमेन है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स जिस फंक्शन का डोमेन हो और उसकी रेंज कहाँ पर लाई करती हो? रियल्स के अंदर। तो वो कैसी होगी? एक रियल नंबर्स की सीक्वेंस होगी, ठीक है। सीक्वेंस सिर्फ रियल नंबर्स की हो ये कोई जरूरी नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर की भी सीक्वेंस हो सकती है, कई बार तो फंक्शंस की भी सीक्वेंस होती है, ठीक है। यानी कि फंक्शंस भी आएंगे ऐसे F1 F2 F3 F4, इस तरह से ऐसे फंक्शन चलेंगे सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। तो सीक्वेंस की भी हो सकती है फंक्शन, फंक्शंस की भी हो सकती है सीक्वेंस, आपकी नंबर्स की भी हो सकती है। अगर यहाँ पर हम बात करने वाले हैं रियल नंबर्स की सीक्वेंस के अंदर, ठीक है। तो ये सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। यानी कि एक ऐसी सीक्वेंस जिसका डोमेन क्या हो? एक ऐसा फंक्शन जिसका डोमेन क्या हो? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, और रेंज कहाँ पर लाई करती हो? रियल नंबर्स के अंदर। तो उस फंक्शन को क्या बोलेंगे? सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। कैसी सीक्वेंस? ए रियल सीक्वेंस। अगर रियल नंबर्स ले रही है, रेंज उसकी रियल नंबर्स के अंदर लाई कर रही है, तो वो क्या होगी? एक रियल सीक्वेंस। तो सीक्वेंस क्या होती है? ए फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, या फिर इस तरह से कह सकते हैं कि ये सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन ए फिक्स्ड ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर फंक्शन कहने का भी क्या मतलब है कि एफ ऑफ वन की कोई ना कोई फिक्स इमेज होगी ना। फंक्शन कब होता है? जब हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज हो, ठीक है। यहाँ पर अगर इसे फंक्शन से डिनोट करूँ कि एफ आपका ये है, ये आपके आर्गुमेंट है। एफ ऑफ 1 आपके पास क्या है? 2 है। एफ ऑफ 2 भी आपके पास क्या है? 2 है। एफ ऑफ 3 आपके पास क्या है? 3 है। एफ ऑफ 4 भी 3 है। एफ ऑफ 5 भी 3 है, ठीक है। तो एक तरह से ये फंक्शन की फॉर्म में भी लिख सकता हूँ ना इसे
तो ये आपके पास क्या हो गया, सीक्वेंस। सीक्वेंस की आपके पास दो डेफिनेशन है, या तो ये कह सकता हूँ ये सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन ए फिक्स्ड ऑर्डर, या फिर ये कह सकता हूँ ए फंक्शन हुज डोमेन इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, अब एक फाइनाइट सीक्वेंस भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी सीक्वेंस भी हो सकती है। अगर फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी तो आपका डोमेन क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, और फाइनाइट सीक्वेंस होगी तो क्या होगा, आपके पास इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स का कोई ना कोई सबसेट आपका क्या बनेगा, डोमेन बनेगा उस सीक्वेंस का। ठीक है, यानी कि अगर किसी सीक्वेंस के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, मान लो यहाँ तक ही ये आपको टर्म दी हुई है कि इसके अंदर क्या टर्म है, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक ही टर्म है, तो ये कैसी सीक्वेंस है, एक फाइनाइट सीक्वेंस है जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 8। ठीक है, यहाँ तक अगर इसमें यहाँ तक ही टर्म होती, ये इस 4 तक, तो ये कैसी सीक्वेंस थी आपके पास, फाइनाइट सीक्वेंस। कितनी नंबर ऑफ टर्म्स थी, 3 और 2 5 और 4 9 आपकी नंबर ऑफ टर्म्स थी इसके अंदर। ठीक है, तो सीक्वेंस फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है। ठीक है, डेफिनेशन आपने कर ली है कि व्हाट इज ए सीक्वेंस। अब सीक्वेंस में और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है आपका, वो देखते हैं। सीक्वेंस तो है आपका ए सेट ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन ए फिक्स्ड ऑर्डर। ठीक है, प्रोग्रेशन क्या होगा, एक ऐसी सीक्वेंस जिसकी nth टर्म के लिए आप एक फार्मूला डिराइव कर सके। ठीक है, यानी कि प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं तो प्रोग्रेशन क्या होता है, प्रोग्रेशन इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस for which we can derive a formula or rule for nth term। ठीक है, अगर किसी सीक्वेंस की nth टर्म के लिए आप एक फार्मूला या कोई रूल डिराइव कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली, ठीक है, तो उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे फिर, प्रोग्रेशन। ठीक है, अब बात आती है आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, और क्या आपकी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, क्या आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी, और क्या आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगी। ठीक है, सीक्वेंस क्लियर हो गया, प्रोग्रेशन क्या होती है वो क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्या बोल देते हैं, एपी भी बोल देते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एपी। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को क्या बोल देते हैं, एपी। एपी क्या होती है, बेसिकली ये एक सीक्वेंस होती है, क्योंकि प्रोग्रेशन क्या होती है, सीक्वेंस। तो एपी क्या होगी, एक ऐसी सीक्वेंस जिसके अंदर आपका डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड टर्म प्रीसीडिंग इट क्या हो, हमेशा कांस्टेंट रहे। ठीक है, क्या होगा, एपी इट इज ए सीक्वेंस in which difference of a term and term preceding it is always same। ठीक है, अगर आपका किन्हीं भी दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लूं, वो अगर हमेशा सेम रहे, तो आपके पास उस सीक्वेंस को मैं क्या बोलूंगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस जिसके अंदर आपका दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस, या फिर ये कहूं कि डिफरेंस ऑफ ए टर्म एंड टर्म प्रीसीडिंग इट इज ऑलवेज सेम, तो उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास A1 A2 A3 A4 A5 अप टू सो ऑन, इस तरह से कोई भी सीक्वेंस दी हुई है, ठीक है, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कब होगी, जब आपके पास A2 माइनस A1 इसके इक्वल हो A3 माइनस A2, ये किसके इक्वल हो A4 माइनस A3, ये किसके इक्वल हो A5 माइनस A4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, जितनी भी टर्म्स हों उसका अगर कंजिक्यूटिव टर्म्स A2 में से A1 सब्ट्रैक्ट करूं तो जो भी वैल्यू आएगी वही वैल्यू आपकी क्या आएगी, A3 में से जब A2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, ऐसे ही जब A4 में से A3 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो भी वही वैल्यू आएगी। ठीक है, अगर किन्हीं भी दो कंजिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस लूं तो वो अगर सेम रहे तो उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, एपी। अगर ये डिफरेंस आपका सेम आ रहा है A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 A5 माइनस A4, तो ये आपका क्या हो जाएगी, ये जो है ये क्या बन जाएगी, एक एपी, यानी कि ये क्या बन गई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन।
और ये जो सेम डिफरेंस आ रहा है इसे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ये जो डिफरेंस आ रहा है इसे क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और किससे डिनोट करते हैं जनरली, स्मॉल डी से। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल डी से, और इसे बोलेंगे क्या, कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। ठीक है, अगर ये टर्म्स आपकी एपी के अंदर हैं A1 A2 A3 A4 A5 अप टू सो ऑन, ठीक है, तो इनको किस तरह से लिख सकता हूँ, कॉमन डिफरेंस है, क्या दिया हुआ है कि A2 माइनस A1 आपको क्या दे दिया, डी दे दिया। ठीक है, क्योंकि ये सब क्या है, इक्वल, और इस डिफरेंस को क्या बोलता हूँ मैं, कॉमन डिफरेंस, और किससे डिनोट करता हूँ, डी से। इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, A2 माइनस A1 किसके इक्वल होगा, डी के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, A1 A2 किसके इक्वल होगा, A1 प्लस डी के इक्वल। ठीक है, यहाँ से क्या है, A3 माइनस A2 ये भी क्या है, कॉमन डिफरेंस के इक्वल है, यानी कि A3 माइनस A2 किसके इक्वल है, डी के इक्वल। यहाँ से A3 की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, A3 किसके इक्वल आएगा, A2 प्लस डी के इक्वल। ऐसे ही A4 किसके इक्वल आएगा, A3 प्लस डी के इक्वल। ठीक है, अगर सबको A1 की फॉर्म में लिखूं, A2 तो किसके इक्वल है, A1 प्लस डी के इक्वल, A3 किसके इक्वल है, A2 प्लस डी के इक्वल। अगर A2 की जगह ये वैल्यू पुट कर दूं A1 प्लस डी, तो मेरे पास क्या आएगा, A1 प्लस डी, और एक प्लस का डी ये है, तो टोटल आपके पास A3 क्या बन जाएगा, A1 प्लस 2D। A3 की बात करूं, A4 की, A4 किसके इक्वल है, A3 प्लस डी के इक्वल, और A3 की वैल्यू है A1 प्लस 2D। ठीक है, तो A3 की जगह अगर A1 प्लस 2D रखूं और प्लस में एक डी वहां पर है, तो A4 की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, A1 प्लस 3D। ठीक है, इसी तरह से आपके पास चलता जाऊं तो A5 की वैल्यू क्या आएगी, A1 प्लस 4D इसके इक्वल आएगी। ठीक है ना, तो जनरल टर्म की अगर बात करूं किसी भी एपी के अंदर जिसकी फर्स्ट टर्म आपकी A1 हो और कॉमन डिफरेंस आपका D हो, ठीक है, तो उस एपी की जनरल टर्म की बात करूं तो वो क्या होगी, यानी कि अगर nth टर्म की बात करूं AN, ठीक है, किसी भी एपी, ये मान लो क्या है, एक एपी है, इसकी nth टर्म, इसकी nth टर्म की बात करूं तो वो nth टर्म क्या होगी आपके पास, अगर फर्स्ट टर्म आपकी A1 है, कॉमन डिफरेंस आपका क्या है, D है। ठीक है, तो आपके पास nth टर्म किसके इक्वल होगी, A1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स D। कैसे आया, क्योंकि जब A2 निकाला तो क्या है, A1 प्लस D है, A3 निकाला तो क्या है, A1 प्लस 2D है, A4 निकाला तो क्या है, A1 प्लस 3D है, A5 निकाला तो A1 प्लस 4D है। क्या पैटर्न आ रहा है हमारे पास कि जोन सी भी टर्म निकाल रहा हूं, अगर AN निकाल रहा हूं तो क्या आ रहा है, A1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स D। ठीक है, तो nth टर्म किसके इक्वल होगी, A1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स D। ठीक है, अगर ये आपकी कोई एपी है तो इसकी जनरल टर्म आपके पास क्या आएगी, AN किसके इक्वल होगा, A1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स D, जहां पर D आपका क्या होगा, कॉमन डिफरेंस, A1 आपका क्या होगा, फर्स्ट टर्म। ठीक है, अगर मान लो इस एपी के अंदर ये n ही टर्म्स हैं, ठीक है, और ये nth टर्म आपकी क्या है, L है। ठीक है, ये आपकी क्या है, L है, इसे AN ना कह के, अगर मान लो ये लास्ट टर्म बोल दी मैंने, nth टर्म ना कह के इसे लास्ट टर्म बोल दूं कि कोई भी आपके पास फाइनाइट एपी है, ठीक है, यानी कि इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ठीक है, और इसकी लास्ट टर्म आपको बता दी कि L है, और आपसे पूछ रहा है कि लास्ट से अगर शुरू करके nth टर्म चेक करूं तो उसके लिए आपके पास क्या जनरल फॉर्मूला होगा। ठीक है, ये तो था आपके पास शुरू से nth टर्म कौन सी होगी, फर्स्ट टर्म ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है, और nth टर्म हमारी क्या होगी, AN किसके इक्वल आएगी, A1 प्लस n माइनस 1 टाइम्स D। ठीक है, ये तो था हमने शुरू से शुरू किया था। अगर मैं पीछे से शुरू करूं तो nth टर्म कौन सी होगी, ठीक है, तो वो कैसे पता चलेगा, ये क्या है, एपी है। ठीक है, तो यहां जो भी टर्म होगी, मान लेता हूं कि मैं एक्स टर्म है, इससे जो पहले वाली टर्म, कॉमन डिफरेंस आपके पास D है, लास्ट टर्म आपके पास L है। ठीक है, तो ये जो टर्म है, ये मान लिया मैंने, मुझे पता नहीं है क्या है ये टर्म, इसको मान लिया कि मैंने ये x है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस D है, इसका और इसका डिफरेंस क्या होने वाला है, D ही होगा, क्योंकि एपी है, यानी कि L माइनस एक्स करूँ तो किसके इक्वल आएगा, D के इक्वल आएगा। ठीक है, L माइनस एक्स किसके इक्वल आएगा, D के इक्वल आएगा। अब क्या करूं, x को उस साइड ले गया, d को इस साइड लिया है, क्या बन गया, L माइनस डी किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल। तो ये जो टर्म थी, ये कौन सी टर्म, क्या टर्म हो जाएगी, इससे पहले वाली टर्म L माइनस डी। ठीक है, अब इससे पहले वाली टर्म क्या होगी, इससे पहले वाली टर्म क्या बनेगी, इसका और इससे पहले वाली टर्म का डिफरेंस कितना है, d है। ठीक है, यानी कि इसमें से अगर d सब्ट्रैक्ट कर दूं तो वो पहले वाली टर्म आ जाएगी, यानी कि इससे जस्ट पहले वाली टर्म क्या आएगी आपके पास, L माइनस 2D।
ठीक है। इसी तरह से इससे पहले वाली निकालूंगा तो l-3d आ जाएगी, और पहले वाली निकालूंगा तो l-4d आ जाएगी। अब मुझे कौन सी टर्म निकालनी है, लास्ट से आपकी nth टर्म, ठीक है। उसे मान लिया कि मैंने Tn' नाम दे दिया, ठीक है। ये किसको डिनोट कर रही है, अगर पीछे से शुरू करूं तो पीछे से nth टर्म क्या होगी आपकी, ठीक है। तो पीछे से nth टर्म क्या आ रही है, पीछे से फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है l, पीछे से सेकंड टर्म आपके पास क्या है l-d, थर्ड टर्म क्या है l-2d, फोर्थ टर्म क्या आएगी l-3d। तो आपके पास क्या पैटर्न आ रहा है, l तो आपका आना ही आना है, ठीक है। d के साथ आपका जो कोफिशिएंट है वो चेंज हो रहा है। फर्स्ट टर्म है तो l+0d है, l-0d है, सेकंड टर्म है तो l-d है, थर्ड टर्म है तो l-2d है, ठीक है। तो यानी कि अगर nth टर्म लूंगा पीछे से तो क्या आएगा l-1 टाइम्स d, यही आएगा ना, क्योंकि क्या हो रहा है, जब सेकंड ली तो एक कम घट गया, थर्ड ली तो 3 में से एक कम 2 घट गया, ठीक है। डी का कोफिशिएंट क्या आ गया 2। जब फोर्थ टर्म लूंगा पीछे से तो उसके अंदर कोफिशिएंट क्या आएगा आपके पास डी का -3, ठीक है। तो ऐसे ही जब nth टर्म लूंगा तो डी का कोफिशिएंट क्या आने वाला है -1 टाइम्स n-1, ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी पीछे से nth टर्म n-1 टाइम्स डी, ठीक है। और अगर शुरू से देखूं बिगिनिंग से nth टर्म तो आपकी क्या होगी an किसके इक्वल आएगी a1 + n-1 टाइम्स डी, ठीक है। तो ये थी आपकी nth टर्म एपी के अंदर, कि कोई भी एपी आपको दी हुई है तो उसके अंदर nth टर्म क्या होगी, शुरू से भी देख लिया और लास्ट से भी देख लिया। अगर आपको एक एपी दी हुई है, एपी क्या दी हुई है 20, 25, 30, 35, कहाँ तक है 100 तक, ठीक है। ये टर्म्स हैं, ये आपको एपी दी हुई है, फाइनाइट एपी है। फर्स्ट टर्म आपके पास क्या है 20, यानी कि a1 की वैल्यू है 20, और लास्ट टर्म आपके पास क्या है 100, ठीक है। ये है आपके पास लास्ट टर्म, ठीक है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 25 में से 20 सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या आएगा 5, 30 में से 25 करूं तो यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा 5। तो मतलब क्या है एपी है और एपी का कॉमन डिफरेंस आपको क्या दिया हुआ है 5। फर्स्ट टर्म आपको क्या दी हुई है 20 और लास्ट टर्म आपको क्या दी हुई है 100। आपको क्या बताना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसके अंदर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, ठीक है। अगर इस लास्ट टर्म को मुझे नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है तो मान लेता हूं ये क्या है nth टर्म है, ये क्या मान लिया मैंने nth टर्म, ठीक है। nth टर्म आपकी क्या है 100 है, फर्स्ट टर्म आपकी क्या है 20 है, कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है 5, ठीक है। आपको क्या बताना है n की वैल्यू बतानी है, कौन सी टर्म है वो, ठीक है। यही बताएगा ना n की वैल्यू an में जो सब्सक्रिप्ट है वो क्या है n, तो n की जो भी वैल्यू होगी उतनी ही टर्म्स आएंगी इसके अंदर, क्योंकि कहां से शुरू हो रही हैं a1 से, ठीक है। तो क्या होगा nth टर्म का फॉर्मूला क्या है फ्रॉम बिगिनिंग, an किसके इक्वल होता है a1 + n-1 टाइम्स d। an की वैल्यू आपको पता है 100 है, a1 की वैल्यू आपको पता है 20 है, प्लस n की वैल्यू आपको पता नहीं है तो n-1 एज इट इज, d की वैल्यू आपको पता है 5 है, ठीक है। 20 को इस साइड लेकर आऊं क्या बनेगा 100 - 20 क्या होगा 80, किसके इक्वल आ गया n-1 टाइम्स 5, दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दिया, यहाँ क्या आ गया 16, 16 × 85, ठीक है। तो n-1 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 16, तो n की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 17। यही आपका क्या होगा नंबर ऑफ टर्म्स, n की वैल्यू जो भी होगी उतनी ही टर्म्स आएंगी ना इसके अंदर। फर्स्ट टर्म क्या थी a1, सेकंड क्या है a2, थर्ड क्या है a3, तो nth जो भी यहाँ पर n की वैल्यू आएगी वही क्या होगी उतनी ही नंबर ऑफ टर्म्स आएंगी इस एपी के अंदर। n की वैल्यू हमारे पास क्या है 17, तो इस एपी के अंदर टोटल कितनी टर्म्स हैं 17 टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी। ये क्या है एपी है, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूंगा तो डी आएगा, इसमें से ये करूंगा तो भी डी आएगा, इसमें से ये करूंगा तो भी डी आएगा, ऐसे ही करता जाऊंगा तो सब में डी डिफरेंस आ रहा है, मतलब कैसी है एक एपी है, ठीक है। फर्स्ट टर्म जिसकी ए है, लास्ट टर्म आपकी क्या है a + n-1 टाइम्स डी, nth टर्म, ठीक है। ये आपकी क्या है nth टर्म, ठीक है। तो मुझे क्या बताना है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस एपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ
दिस एपी आपके पास क्या होगा, किससे डिनोट करते हैं इसे, एसएन से डिनोट करते हैं, ठीक है। किसके इक्वल होता है ये, एन बाई 2 टाइम्स 2a प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। ये आपका क्या आएगा, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी, ठीक है। ये कैसे आया है, अगर आपके पास दो ही टर्म होती, ये दो टर्म होती, ठीक है, तो आपके पास सम क्या आता, ए प्लस डी, ठीक है, यही आता। तो यानी कि ये क्या हो गया, 2a प्लस दो टर्म है तो 2 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। और बाहर क्या लिखा हुआ है, n बाई 2, दो टर्म है तो 2 बाई 2, ठीक है। यही आएगा ना फार्मूले से भी, अगर n की वैल्यू 2 पुट करूं तो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स क्या आने वाला है आपके पास, n की वैल्यू 2 पुट करते ही बाहर क्या आ गया 1, अंदर क्या आ गया 2a प्लस n की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो ना 2 पुट करूंगा, 2 है ना दो टर्म्स, n की वैल्यू 2 पुट करूंगा 2 माइनस 1 1, यानी कि क्या आ गया आपके पास 2a प्लस डी, ठीक है। वही आपको ऐसे ऐड किया तब भी आया। अगर 3 टर्म्स होती फिर क्या होता, ए 3 बार आ रहा है यानी कि 3a प्लस आपके पास कितना आता 3d आएगा, 1d यहाँ से 2d यहाँ से, तो सम आपके पास क्या आ रहा है, अगर पहली 3 टर्म्स का सम लूँ, अगर फार्मूले में पुट करके देखूँ तो n की जगह 3 पुट करो यानी कि 3 बाई 2, अंदर क्या है 2a फर्स्ट टर्म, a किसको डिनोट कर रहा है, फर्स्ट टर्म को, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ a, ठीक है, प्लस आपके पास n माइनस 1 टाइम्स d, n क्या है आपके पास, 3 टर्म्स का सम ले रहे हैं ना, तो n की वैल्यू 3 पुट कर दी, 3 माइनस 1 क्या होगा 2, 2 टाइम्स ऑफ d यानी कि 2d, ये हो गया। अंदर मल्टीप्लाई करूँ 1 बाई 2 की तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से ये 2 कैंसिल, क्या आ जाएगा आपके पास 3a प्लस 3d, तो फार्मूले से भी यही सम आ रहा है ना। ऐसे ही अगर 4 टर्म्स का सम लोगे फिर भी ऐसे ही आएगा, n टर्म का सम लोगे तो आपके पास यही आएगा। तो n टर्म्स ऑफ एन एपी के सम क्या होगा, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का सम अगर आपसे पूछा हुआ है तो किससे डिनोट करते हैं, एसएन से डिनोट करते हैं, और सम किसके इक्वल आता है, जितनी भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसको 2 से डिवाइड करना है और क्या करना है 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। ये क्यों किया है, ये क्या होता है, अगर ये 3 टर्म्स से लेके देख लो, पहले मान लो ये 3 टर्म, इसका और इसका सम करूं, ठीक है, किसके इक्वल आएगा 2a प्लस 2d, इसको अगर 2 से डिवाइड करूं तो वो किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आएगा, ठीक है ना। अगर 4 टर्म होती, इसका और इसका सम और इसका सम इक्वल होंगे, ठीक है, इसका सम करूंगा तो क्या आएगा 2a प्लस 3d, इसका सम करूंगा तो ये भी क्या आएगा 2a प्लस 3d। तो आपके पास अगर 4 टर्म्स हैं तो मैं पहली और आखिरी टर्म को ऐड करके क्या कर दूं, ये क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ऐड कर दी तो क्या आएगा 2a प्लस 3d, ठीक है, और इनटू आपके पास क्या होगा, 4 टर्म थी, 4 डिवाइड बाई 2 क्या हो गया 2, 2 से गुणा हो गया, 2 से गुणा क्यों हो गया, क्योंकि इन दो का एक पेयर बन गया और इन दो का एक पेयर बन गया, इन दो का सम करूंगा तो वो ये आएगा, इन दो का सम करूंगा तो वो भी यही आएगा, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। टोटल आपके पास 4 टर्म थी तो इसे 2 को क्या लिखा मैंने 4 बाई 2, ठीक है। अगर 5 टर्म होंगी तो एक टर्म बीच में बच जाएगी, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगा 5 बाई 2, ठीक है, 6 टर्म होंगी तो क्या हो जाएगा 6 बाई 2, ठीक है। तो इस तरह से भी लिख सकता हूं, अगर आपको क्या दिया हो, एपी की फर्स्ट टर्म दी हुई हो, एपी की लास्ट टर्म दी हुई हो, ठीक है, और आपको फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक की सभी टर्म्स का अगर सम पूछा हुआ है तो आपको क्या क्या आएगा, वो a प्लस एल n बाई 2 टाइम्स a प्लस एल, ठीक है। एस एन किसके इक्वल आएगा फिर, अगर आपको लास्ट टर्म दी हुई है, फर्स्ट टर्म दी हुई है सिर्फ, ठीक है, और क्या दिया हुआ है n की वैल्यू दी हुई है कि टोटल कितनी टर्म है, फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक कितनी टर्म्स हैं, आपको फर्स्ट टर्म की वैल्यू दे दी, लास्ट टर्म की वैल्यू दे दी, तो आप सम कैसे निकालोगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म और इनटू में n बाई 2, जितनी भी आपको टर्म्स दी हुई हैं उसको क्या करना है 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। ये आपका क्या आएगा, ये अगर ये फॉर्मूला किससे आया है, इसी से आया है, इसको क्या लिख सकता हूँ 2a को a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, और a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d किसके इक्वल होता है, nth टर्म के इक्वल, nth टर्म क्या है ये, यानी कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को ऐड करके उसको किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है n बाई 2 से, n बाई 2 क्या है, n क्या है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और उसको 2 से डिवाइड कर दिया, क्यों कर दिया है, क्योंकि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम और सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट का टर्म और सम क्या होंगे, इक्वल होंगे, ऐसे ही थर्ड टर्म और थर्ड लास्ट का सम आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो 2-2 के पेयर्स बन जाएंगे, ठीक है। यानी कि क्या होगा, पूरी जितनी भी टर्म्स हैं वो 2 हिस्सों में बट जाएंगे आपकी, ठीक है, इसलिए किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, n बाई 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या कर दिया, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म,
तो आपको सभी टर्म्स का पता होना कोई जरूरी नहीं है, ना ही आपको कॉमन डिफरेंस का पता होना कोई जरूरी है। अगर आपको फर्स्ट टर्म का पता है, लास्ट टर्म का पता है, ठीक है, और कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये पता है, तो आप क्या कर निकाल सकते हो, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी, ठीक है। तो ये था आपके पास फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। नेक्स्ट आपके पास कुछ रिजल्ट्स हैं एपी के ऊपर। फर्स्ट है आपके पास कि मान लो कोई भी एपी आपको दी हुई है, क्या लिखिए इसे, ठीक है, लेट A1 A2 A3 अप टू सो ऑन। ये क्या है, कोई भी एपी दी हुई है आपको, ठीक है। लेट दिस बी एन एपी, देन if we add or subtract any constant c in each term of an AP, यानी कि किसी भी एपी की हर एक टर्म के अंदर कोई भी कांस्टेंट सी ऐड कर दूं या फिर सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो आपके पास जो रिजल्टिंग टर्म्स आएंगी, ठीक है, यानी कि ये क्या थी आपके पास, एपी थी। अगर ये किस में है, एपी के अंदर है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर है ये टर्म्स। अगर हर एक टर्म्स में सी ऐड कर दूं, यानी कि A1 प्लस सी कर दूं, फिर A2 प्लस सी कर दूं, A3 प्लस सी कर दूं, A4 प्लस सी कर दूं, कोमा एज इट इज, यानी कि हर एक टर्म के अंदर किसी भी एपी की हर एक टर्म के अंदर अगर कोई कांस्टेंट ऐड कर दूं या फिर सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी कि A1 माइनस सी भी कर सकता हूं, A2 माइनस सी कर दिया, A3 माइनस सी कर दिया, A4 माइनस सी कर दिया, अप टू सो ऑन। या तो सभी टर्म्स में सी ऐड कर दूं या सभी टर्म्स में से सी सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो जो भी आपकी रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो भी आपकी क्या बनेगी, एपी ही बनेगी, ठीक है। क्या रिजल्ट है आपके पास, लेट दिस बी एन एपी, देन इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट एनी कांस्टेंट सी इन ईच टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि किसी भी एपी की हर एक टर्म के अंदर या तो कोई कांस्टेंट ऐड कर दूं या सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो आपके पास क्या आएगा, जो रिजल्टिंग आपकी सीक्वेंस बनेगी वो भी कैसी होगी, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही होगी, ठीक है। इसी टाइप से दूसरा आपके पास क्या है, अगर किसी कांस्टेंट से नॉन जीरो होना चाहिए इस बार, अगर सी कोई भी नॉन जीरो कांस्टेंट है, तो अगर किसी एपी की हर एक टर्म को सी से मल्टीप्लाई कर दूं या सी से डिवाइड कर दूं, शर्त क्या है कि सी आपका क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो किसी भी एपी की हर एक टर्म को या तो सी से मल्टीप्लाई कर दूं या सी से डिवाइड कर दूं, तो जो आपकी रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो भी किस में होगी, एपी में ही होगी। और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, अगर सी से मल्टीप्लाई करूंगा तो अगर मान लो A1 A2 A3 को हर एक टर्म को सी से मल्टीप्लाई कर दिया और इनका कॉमन डिफरेंस क्या था आपके पास, डी, ठीक है। तो रिजल्टिंग टर्म का आप जो सीक्वेंस बनेगी उसका कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आएगा, सी टाइम्स डी, ठीक है। अगर सी से डिवाइड कर रहा हूं तो रिजल्टिंग कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आएगा, डी बाई सी, ठीक है। सी क्या होना चाहिए आपका, नॉन जीरो होना चाहिए। ये जो सम वाली थी, अगर सी कोई भी कांस्टेंट था, जीरो भी हो सकता है सम और डिफरेंस के केस में, सी अगर कोई भी कांस्टेंट है और आपके पास कोई एपी दी हुई है, उसकी हर एक टर्म के अंदर मैंने सी ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट, या तो ऐड कर दिया या सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है, ऐड किया है, यहाँ पर क्या किया है, सब्ट्रैक्ट किया, चाहे ऐड कर लूं चाहे सब्ट्रैक्ट कर लूं, रिजल्टिंग सीक्वेंस कैसी रहेगी आपके पास, एपी में ही रहेगी, ठीक है। और इसका कॉमन डिफरेंस आपका जो पहले वाली सीक्वेंस थी, जो भी पहले वाली एपी थी, यानी कि A1 A2 A3 A4, ये जो एपी थी इसी का इसका जो कॉमन डिफरेंस था उसी के इक्वल होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्या होगा, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दी, थर्ड में से सेकंड घटा दी, फोर्थ में से थर्ड घटा दी, वो आपका क्या आता है, कॉमन डिफरेंस आता है, ठीक है। सेकंड में से अगर फर्स्ट घटाऊंगा तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, A2 माइनस A1 बचेगा। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर भी तो A2 माइनस A1 ही होगा ना, ठीक है। तो अगर सी ऐड कर रहा हूँ या सी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ किसी भी एपी की हर एक टर्म में से, तो रिजल्टिंग सीक्वेंस आपकी एपी रहेगी और उसका कॉमन डिफरेंस सेम रहेगा जो कि आपका ओरिजिनल एपी का था, ठीक है, जो पहले वाली थी। लेकिन अगर किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या डिवाइड कर रहा हूँ तो आपका कॉमन डिफरेंस चेंज होगा, लेकिन जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगी वो आपकी एपी ही बनेगी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस अगर सी से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो सी टाइम्स ऑफ ओरिजिनल जो एपी थी उसका जो कॉमन डिफरेंस था वो हो जाएगा, और अगर सी से डिवाइड कर रहा हूँ हर एक टर्म को तो फिर कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, डी बाई सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अगर A1 A2 A3
आपके पास दो एपी दी हुई हैं, एक है A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन, एक है B1 B2 B3 B4 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो उन दोनों की कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को या तो ऐड कर लूं या सब्ट्रैक्ट कर लूं, आपका क्या रहेगा, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस बनेगी वो भी किस में आएगी, एपी में आएगी। यानी कि क्या है आपके पास थर्ड रिजल्ट, इफ A1 A2 A3 A4 अप टू सो ऑन, ये क्या है BN AP, ये किस में है एपी के अंदर, एंड B1 B2 B3 B4 अप टू सो ऑन बी अनदर एपी, ठीक है। ये कोई दूसरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और ये आपके पास दो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई हैं, एक ये है और एक ये है। अगर इनकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर दूं, यानी कि A1 प्लस B1 कोमा A2 प्लस B2 कोमा A3 प्लस B3 कोमा A4 प्लस B4 अप टू सो ऑन, या तो इनकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को ऐड कर दूं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो भी आपकी क्या बनेगी, एपी ही बनेगी, ठीक है। और उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, इसका कॉमन डिफरेंस प्लस इसका कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कैसे आएगा, इसमें से अगर ये घटाऊं तो एक तो आपके पास आएगा A2 माइनस A1, ठीक है, प्लस में आपके पास क्या आएगा B2 माइनस B1, ठीक है। और A2 माइनस A1 क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट, और B2 माइनस B1 क्या है, कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड, ठीक है। अगर D1 इसका कॉमन डिफरेंस है और D2 इसका कॉमन डिफरेंस है सेकंड वाली का, तो आपके पास जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आने वाली है इनके सम से, तो उनका कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या आएगा, D1 प्लस D2 आएगा, ठीक है। और अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को, यानी कि A1 माइनस B1 कर दिया, A2 माइनस B2 कर दिया, A3 माइनस B3 कर दिया, A4 माइनस B4 कर दिया अप टू सो ऑन, तो आपके पास ये भी क्या बनेगी, एपी ही बनेगी। और कॉमन डिफरेंस आपका क्या बनेगा, अगर A1 वाली का D1 कॉमन डिफरेंस है, A2 वाली B1 वाली का D2 आपका कॉमन डिफरेंस है, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसका कॉमन डिफरेंस आपका क्या बनेगा, D1 माइनस D2 बनेगा, ठीक है। ये आपका कॉमन डिफरेंस होगा। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ क्या है, इसमें क्या था कि दो आपको एपी दी हुई हैं, या तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का सम कर लूं या कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स का डिफरेंस कर लूं, तो रिजल्टिंग आपकी जो सीक्वेंस आती है वो क्या बनती है, एपी ही बनती है। लेकिन अगर कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स को डिवाइड कर दूं या कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स की मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपकी जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो आपकी एपी नहीं बनेगी इन जनरल, ठीक है। तो फोर्थ आपके पास क्या था, इनकी मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन आपका क्या नहीं बनेगा, एपी नहीं बनेगा, सिर्फ इनका सम और डिफरेंस ही क्या बनेगा, एपी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कि इफ इन एन एपी, कोई भी एपी दी हुई है, इफ इन एन एपी अगर सम ऑफ पी टर्म्स किसके इक्वल दिया हुआ है, क्यू के इक्वल, एंड सम ऑफ क्यू टर्म्स किसके इक्वल दिया हुआ है, पी के इक्वल। पी टर्म्स का सम क्या है, क्यू है, और क्यू टर्म्स का सम किसके इक्वल है, पी के इक्वल है। देन आपके पास क्या होगा, सम ऑफ पी प्लस क्यू टर्म्स, ये किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ पी प्लस क्यू के इक्वल, ठीक है। ये होगा आपके पास। नेक्स्ट है आपके पास इन एन एपी, ये क्या था, फिफ्थ, सिक्स्थ है आपके पास, इन एन एपी सम ऑफ टर्म्स फ्रॉम इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज इक्वल, जो कि हम पहले ही कर चुके हैं। हमने क्या किया था, जब सम ऑफ एन टर्म्स निकाला था एपी का, तो क्या देखा था कि ए फर्स्ट टर्म ए थी, फिर ए प्लस डी थी, फिर ए प्लस आपकी 2d थी, अब टू क्या थी, ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी थी। ये आपके पास एन टर्म्स थी, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म इसके इक्वल था सम ऑफ सेकंड टर्म एंड सेकंड लास्ट टर्म, सम ऑफ थर्ड टर्म एंड थर्ड लास्ट टर्म। तो ये क्या कह रहा है कि इन एन एपी सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा, इक्वल रहेगा, यानी कि कांस्टेंट रहेगा। फर्स्ट टर्म का और लास्ट टर्म का सम लूँ, ठीक है, फर्स्ट टर्म है लास्ट टर्म है, इनका सम है। सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो सम है उसी के इक्वल होगा, ठीक है। तो वो जो कॉमन सम होता है या जो सम कांस्टेंट रहता है इक्वी डिस्टेंस टर्म्स का फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड,
वो आपका क्या होता है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के इक्वल होता है, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, फर्स्ट टर्म है और वो लास्ट से फर्स्ट टर्म है, ठीक है, तो इन दोनों का सम किसके इक्वल होगा, बिगिनिंग से सेकंड टर्म और लास्ट से सेकंड टर्म, उन दोनों के सम के इक्वल, ठीक है। ऐसे ही बिगिनिंग से थर्ड टर्म और लास्ट से थर्ड टर्म, उनका सम भी किसके इक्वल होगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के सम के इक्वल, ठीक है। तो एपी के अंदर आपके पास क्या होता है, अगर मान लो 3 ही टर्म है, 4 लगा लो चलो, क्योंकि फिर तो ये बीच में 1 बच जाएगी, a प्लस 3d, ये आपके पास मान लो एपी के अंदर 4 टर्म है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम आपके पास क्या आ रहा है, 2a प्लस 3d, सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट का सम क्या आ रहा है, ये भी 2a प्लस 3d आ रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से कोई भी आपके पास एपी है, ठीक है, ये तो जनरल एपी लिया है ना मैंने, जिसका कॉमन डिफरेंस डी है, फर्स्ट टर्म ए है, ठीक है, तो कोई भी एपी अगर आपके पास है तो उसके अंदर जो शुरू से और लास्ट से इक्वी डिस्टेंस टर्म होंगी, यानी कि पहले से भी मान लो फर्स्ट से भी थर्ड टर्म है और लास्ट से भी जो थर्ड टर्म है, उन दोनों का अगर सम लूंगा तो वो किसके इक्वल आएगा, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जो भी सम होगा उसी के इक्वल आएगा। तो ये हमेशा सम क्या रहता है आपका, कांस्टेंट रहता है, टर्म्स सम ऑफ टर्म्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड, ठीक है। यही आपका क्या था, 6th पॉइंट। सेवंथ आपके पास ए सीक्वेंस इज एन एपी, किसी भी सीक्वेंस को एपी कहेंगे कब, व्हेन इट्स जनरल टर्म इज लीनियर इन एन, ठीक है, अगर किसी भी सीक्वेंस की जो nth टर्म है वो क्या हो जाए, लीनियर इन n, जनरल टर्म कह लूं या nth टर्म कह लूं, वो किसके अंदर हो जाए, लीनियर इन n हो जाए, ठीक है। nth टर्म क्या होती है आपके पास एपी की, a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, ठीक है, अगर ये करूं तो क्या आ जाएगा, a माइनस डी प्लस एन डी, ये हो जाएगा प्लस एन डी, यानी कि इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ एन डी प्लस ए माइनस डी, ठीक है। जनरल टर्म आपकी क्या आ गई, ये आ गई, इसके एन के अंदर लीनियर है ना, एन की एक ही पावर है, ठीक है, तो किस फॉर्म में आएगी जनरल टर्म, एन के अंदर लीनियर होने का मतलब क्या है, ए टाइम्स एन आएगा प्लस सम कांस्टेंट आपका बी आएगा, ठीक है। तो अगर किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म या जनरल टर्म इस फॉर्म में है तो वो आपकी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, एपी हो जाएगी, ठीक है। अगर आपके सम की बात करूं, ये था आपके पास ए सीक्वेंस इज एन एपी व्हेन सम ऑफ इट्स एन टर्म्स, फर्स्ट एन टर्म्स की बात हो रही है, यानी कि व्हेन सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इट्स एन टर्म्स इज क्वाड्रेटिक इन एन, ठीक है। अगर आपका किसी भी सीक्वेंस की फर्स्ट एन टर्म्स का सम अगर क्वाड्रेटिक इन एन एक्सप्रेशन आती है, फर्स्ट एन टर्म्स की सम करूं, अगर वो एक्सप्रेशन क्या आ जाए आपकी क्वाड्रेटिक इन एन आ जाए, तो फिर उस सीक्वेंस को क्या बोलेंगे, एपी बोलेंगे, ठीक है। वो सीक्वेंस कैसी होगी आपकी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, ठीक है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप से अगर आपकी x की जगह क्या है, n है आपके पास, क्वाड्रेटिक इन n की बात हो रही है ना, तो ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी, अगर सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स किसी भी सीक्वेंस का इस फॉर्म में आ रहा है तो वो सीक्वेंस आपकी कैसी होगी, एपी सीक्वेंस होगी, ठीक है, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। और आपका जो कॉमन डिफरेंस होता है एपी का, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो हम लिखते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा, एपी आपकी कैसी हो जाएगी, इंक्रीजिंग, ठीक है, एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगी एपी, अगर डी पॉजिटिव है तो। अगर डी जीरो है तो फिर आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट सीक्वेंस, ए सब जगह ए ही आएगा, क्योंकि डी की वैल्यू क्या है, जीरो, यहाँ तो डी है ही नहीं तो ये तो ए ही बच गया, यहाँ डी को जीरो रखूंगा तो यहाँ भी ए बचेगा, यहाँ डी को जीरो रखूंगा तो यहाँ भी ए बचेगा, यहाँ डी को जीरो रखूंगा तो यहाँ भी ए ही बचेगा, ठीक है। तो डी आपका जीरो भी हो सकता है, जब डी जीरो होगा तो आपकी एपी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट सीक्वेंस, ठीक है। और जब डी आपका नेगेटिव होगा, यानी कि ए कोई भी नंबर है, डी नेगेटिव है तो मतलब इसमें से कुछ घटा दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है, डी नेगेटिव है तो प्लस और माइनस का साइन आपका क्या बन जाएगा, माइनस, यानी कि ए में से कुछ घटा दिया, ए में से फिर
2 टाइम्स ऑफ जो यहाँ घटाया था वो घटा दिया, ठीक है। यानी कि इसमें से फिर से डी घटा दिया, फिर इसमें से फिर से डी घटा दिया, तो हमारे पास क्या आएगा, अगर डी आपका नेगेटिव है तो सीक्वेंस कैसी होगी, एपी डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज आपकी एपी के ऊपर। अब एक एग्जांपल है, काफ़ी बार पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर इस टाइप से कि 3 नंबर्स दे देगा आपको, बोलेगा कि ये एपी के अंदर है, फिर उनसे उन्हीं 3 नंबर से एक रिलेशन बनाएगा और पूछेगा कि ये रिलेशन आपकी एपी के अंदर है या जीपी के अंदर है या एचपी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि इफ ए बी सी आर इन एपी, एग्जाम्पल है आपके पास, इफ ए बी सी आर इन एपी, ठीक है। ए बी सी क्या है, 3 नंबर्स हैं जो कि आपको क्या दिए हुए हैं, एपी के अंदर दिए हुए। क्या लिख रहा है कि इफ ए बी सी आर इन एपी देन आपको क्या बताना है, देन बी प्लस सी कोमा सी प्लस ए कोमा ए प्लस बी, ये आपके एपी में होंगे, जीपी में होंगे या फिर एचपी में होंगे। एचपी क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जीपी है आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। क्या पूछ लिया, फर्स्ट क्या है, एपी में होंगे, सेकंड क्या है, एचपी में होंगे, थर्ड क्या है आपके पास, जीपी में होंगे, और फोर्थ क्या है, नन ऑफ दीज, ठीक है। इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर 3 नंबर्स ए बी सी आपको एपी के अंदर दिए हुए हैं तो आपको बताना है कि बी प्लस सी कोमा सी प्लस ए कोमा ए प्लस बी, ये जो 3 नंबर्स आएंगे ये आपके एपी के अंदर आएंगे या जीपी के अंदर आएंगे या फिर आपके एचपी के अंदर आएंगे या फिर इनमें से किसी के अंदर भी नहीं आएंगे, ठीक है। अब इसको आप 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो आपने अभी जो प्रॉपर्टीज की हैं उनका यूज करके भी कर सकते हो, या फिर आपकी जो एपी की बेसिक डेफिनेशन है उसका यूज करके भी आप इसे सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, ए बी सी आपको एपी के अंदर दिए हुए, एपी का अंदर दिए हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका और इसका डिफरेंस आपका कुछ डिफरेंस होगा, मान लिया कि मैंने वो डी डिफरेंस है, इसका और इसका डिफरेंस भी कुछ डिफरेंस होगा, वो भी क्या होगा, डी होगा। एपी में है तो कॉमन डिफरेंस आपका क्या होता है, सेम, यानी कि स्ट्रम का और स्ट्रम का डिफरेंस भी और स्ट्रम का और स्ट्रम का डिफरेंस भी आपका सेम ही होगा ना, तो वो कॉमन डिफरेंस मैंने क्या मान लिया, डी मान लिया, ठीक है। ये एपी में दिए हुए हैं। अब इनको मैं फिर से चेंज कर लेता हूँ, या तो बी को फिक्स रख लो या ए को रख लो या सी को रख लो, किसी एक को फिक्स रख लेते हैं। मैंने मान लिया बी को फिक्स रख लिया, ये क्या है, ए क्या होगा, फिर अगर बी को बी ही रखता हूं मैं तो ए क्या होगा, ए प्लस डी आपका क्या होता है, बी होता है। एपी में है तो क्या होगा, ए प्लस डी ए प्लस 2d, ठीक है। मैं बी को बी ही रखता हूँ, ठीक है। ए को ए भी रख सकता हूँ, सी को सी भी रख सकता हूँ, किसी को कोई भी एक को फिक्स रख लो, बाकी को डी की फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। मैंने रख लिया बी को फिक्स, ठीक है। ए प्लस डी आपका क्या है, बी के इक्वल है, यानी कि ए प्लस डी किसके इक्वल है, बी के इक्वल, तो ए किसके इक्वल होगा, बी माइनस डी के इक्वल, यानी कि ए की जगह क्या लिख दिया, बी माइनस डी, ठीक है। और ये क्या आएगा, बी प्लस डी, बी में डी ऐड कर दूंगा तो सी आ जाएगा ना, ये क्या आ गया आपके पास, बी प्लस डी, ये क्या है, सी है, ये है आपका ए, ठीक है, और बी आपका बी ही है। ये 3 नंबर दिए थे आपको, ए बी और सी, ठीक है। इनको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया क्योंकि आपको दिया हुआ था कि ये तीनों कैसे हैं, एपी के अंदर हैं। अब आपसे क्या पूछा हुआ है, बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी, ये आपके एपी में होंगे, जीपी में होंगे या फिर एचपी में होंगे, ठीक है। बी प्लस सी निकालो, बी प्लस सी क्या होगा, इन दोनों को ऐड करूं तो 2b प्लस डी आ गया, कोमा सेकंड नंबर क्या है, सी प्लस ए, यानी कि इसका और इसका सम चाहिए मुझे, इन दोनों को अगर ऐड करूं तो क्या आएगा आपके पास, 2b प्लस 2d आएगा, ए आएगा ना, 2b, यहाँ पर प्लस नहीं आएगा भाई, यहाँ पर आपका माइनस आएगा, क्या था आपके पास, a प्लस डी आपका था b, ठीक है। तो b को जब d को उस साइड लेकर जाऊंगा तो b माइनस डी हो जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आएगी, b माइनस डी, b आपका b ही रख लिया मैंने, और c की वैल्यू क्या आएगी, b प्लस डी, ठीक है। कॉमन डिफरेंस आपका d है, ये b है तो इससे पहले वाला क्या होगा, b माइनस डी ही होगा, इससे नेक्स्ट वाला क्या होगा आपका, b प्लस डी ही होगा। यही लिखा है कि a को लिख दिया b माइनस डी, b को b ही रख लिया, c को b प्लस डी रख लिया, ठीक है। यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, b प्लस सी, इन दोनों का सम क्या है, 2b प्लस डी। अब क्या चाहिए, इन दोनों का सम चाहिए मुझे, c का और a का। नेक्स्ट नंबर क्या है आपके पास, c प्लस ए, इन दोनों का सम करूंगा तो क्या आएगा, 2b, और d से d आपका कैंसिल, यही आएगा 2b। फिर क्या है आपके पास, a प्लस बी, लास्ट नंबर क्या है, a प्लस बी, यानी कि अगर इन दोनों को ऐड करूं तो क्या आएगा, 2b माइनस डी, 2b माइनस डी, ठीक है। अब देखो ये है 2b प्लस डी, ठीक है। इसमें से अगर d को हटा दूं क्या बचेगा, 2b, इसमें से फिर से d सब्ट्रैक्ट कर दूं क्या बचेगा, 2b माइनस डी। तो एक तरह से क्या बन रही है, ये एपी ही बन रही है, जिसका कॉमन डिफरेंस आपकी बार क्या है, माइनस डी,
कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, अगर 2b माइनस ये करूं 2b प्लस डी, किसके इक्वल आएगा, 2b से 2b कैंसिल माइनस का d, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आपके पास क्या है, माइनस डी, इसका और इसका डिफरेंस ओ, इसमें से अगर ये घटाऊं तो यहाँ भी क्या बचेगा, माइनस डी, ठीक है। तो आपका कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, माइनस डी। और आपके पास ये भी, ये जो 3 नंबर आए हैं बी प्लस सी, सी प्लस ए और ए प्लस बी, ये भी कैसे होंगे, एपी के अंदर ही होंगे, ठीक है। दूसरा तरीका, अब जो प्रॉपर्टीज करवाई थी उससे भी कर सकते हैं। ए बी सी आपको क्या दिए हुए हैं, एपी के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी, तीन ये फिक्स नंबर हैं, ए बी और सी तीनों फिक्स नंबर हैं, आपको दिए हुए हैं कि एपी के अंदर है। तो ए प्लस बी प्लस सी एक फिक्स नंबर होगा, इन तीनों का सम कर दूं तो वो क्या होगा, मान लिया मैंने के हो गया, ठीक है। और एक नंबर्स में से अब ए बी और सी तीनों में से मैं अगर के सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आपका एपी में ही रहेगा ना। फर्स्ट ही प्रॉपर्टी की थी कि अगर किसी एपी की हर एक टर्म में से कोई भी कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर दूं या कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दूं हर एक टर्म में, ठीक है, तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो क्या बनेगी, आपकी एपी ही रहेगी। तो अगर इसकी हर एक टर्म में से ए प्लस बी प्लस सी सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी, कोमा बी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, कोमा सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये आएगा, ठीक है। और ये क्या है, कांस्टेंट नंबर है, हर एक टर्म में से सेम कांस्टेंट अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आई है ये भी आपकी क्या होगी, एपी के अंदर होगी। यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बी से बी कैंसिल हो जाएगा, वहाँ सी से सी, क्या बचेगा, माइनस टाइम बी प्लस सी, कोमा माइनस टाइम ए प्लस सी, कोमा माइनस टाइम ए प्लस बी, ठीक है। हमें क्या चाहिए, बी प्लस सी चाहिए, सी प्लस ए चाहिए और ए प्लस बी चाहिए, यहाँ है ये, ठीक है। लेकिन क्या है, माइनस टाइम है, -1 टाइम, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी की थी, अगर किसी भी एपी की हर एक टर्म को किसी नॉन जीरो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आएगी वो आपकी क्या रहेगी, एपी में ही रहेगी। तो अगर इसकी हर एक टर्म को -1 से मल्टीप्लाई करूं तो आपके पास क्या आएगा, बी प्लस सी आएगा, ए प्लस सी आएगा और ए प्लस बी आएगा, ठीक है। तो ये तीनों आपकी क्या बन जाएंगी, एपी के अंदर ही रहेंगी, क्योंकि ये एपी के अंदर है। आपकी एबीसी एपी में थी, इसका मतलब क्या होगा, ए में से ये घटा दिया, बी में से ये घटा दिया, सी में से ये घटा दिया, तीनों में से सेम नंबर घटाया है, मतलब क्या रहेगा, एपी के अंदर ही रहेगा। यानी कि ये जो 3 टर्म्स हैं ये किसके अंदर हैं, एपी के अंदर। इन तीनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो भी आपकी एपी में ही रहेंगी। तो आपका ये जो आया है ये भी क्या है, एपी के अंदर है। यही आपसे पूछा गया था कि एपी में है, जीपी में है या एचपी में है, तो ये आपकी किसके अंदर है, एपी के अंदर है, ठीक है। आपको ये प्रॉपर्टीज याद ना भी रहें तो भी आप क्या कर सकते हैं, आपको सिर्फ डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या है। किन्हीं भी नंबर्स को, किसी भी सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को एपी कब कहेंगे, जब उसके एलिमेंट्स के बीच में आपका डिफरेंस कॉमन हो, ठीक है। किन्हीं भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का अगर डिफरेंस लूँ तो वो अगर सेम आता हो किसी भी सीक्वेंस के अंदर तो उसे क्या बोलते हैं, एपी। तो यहाँ क्या किया मैंने, ए बी सी एपी में दिए हुए थे, तीनों के अंदर कॉमन डिफरेंस मैंने डी मान लिया, ठीक है। तो क्या किया, ए को बी माइनस डी लिख लिया, बी को बी ही रहने दिया, सी को बी प्लस डी लिख लिया, ठीक है। फिर क्या किया, मुझे बी प्लस सी चाहिए था, यानी कि इन दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया। फिर मुझे क्या चाहिए था, सी प्लस ए, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया। फिर क्या चाहिए था, ए प्लस बी, इन दोनों को ऐड कर दिया, ये आ गया। अब देखा कि ये किस फॉर्म में है, ये जो रिजल्टिंग सीक्वेंस आई है ये किस फॉर्म में है, ये भी एपी की ही फॉर्म में आई है। आपने सीधा क्या कर दिया, आंसर लगा दिया, ठीक है। अब ये कोई जरूरी नहीं था कि बी को फिक्स रखें, ए को भी रख सकते थे। अगर ए को फिक्स रखते तो क्या आता, ए बी को क्या लिख सकता था, फिर ए प्लस डी, सी को क्या लिख सकता था, ए प्लस 2d, ठीक है। ये आपका बी है, ये आपका क्या है, सी है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, पहले चाहिए बी प्लस सी, इन दोनों को ऐड करूंगा तो 2a प्लस 3d आएगा, ठीक है। फिर चाहिए मुझे सी प्लस ए, इन दोनों को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 2a प्लस 2d, 2a प्लस 2d, ठीक है। फिर अगर a प्लस बी को ऐड करूंगा तो क्या आएगा, 2a प्लस डी, 2a प्लस डी। यहाँ भी क्या आ रहा है आपके पास, 2a प्लस 3d, इसमें से एक डी घटा दिया तो 2a प्लस 2d बच गया, इसमें से फिर से एक डी घटा दिया तो 2a प्लस डी बच गया। ये भी किस में आ रहा है, आपका एपी के अंदर ही आ रहा है, ठीक है। तो फिक्स किसी को भी रख सकते हो आप, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको क्या पता होना चाहिए कि एपी के अंदर डिफरेंस आपका क्या होगा, कंसेक्यूटिव टर्म्स के अंदर सेम रहेगा, ठीक है। तो ये था आपके पास। नेक्स्ट आपके पास अर्थमेटिक मीन। नेक्स्ट क्या है, अर्थमेटिक मीन। शॉर्ट में एएम भी लिख देते हैं, अर्थमेटिक
मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या होगा आपके पास, दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन। अगर ए और बी आपके पास दो नंबर्स हैं तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, आपने स्टेटिस्टिक्स में पढ़ा भी होगा कि नहीं भी दो नंबर्स का मीन क्या होगा, ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, इन दोनों के बीच की एक वैल्यू आएगी। ठीक है, अर्थमेटिक मीन क्या होता है बेसिकली, किन्हीं भी दो नंबर्स का अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ए नंबर ए इज said to be arithmetic mean of AB if आपका A और ये कैपिटल A और आपका B ये किसके अंदर आ जाएं, AP के अंदर आ जाएं। ठीक है, ये तीनों नंबर कैसे हो जाएं, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाएं तो जो A होगा वो क्या होगा आपके पास, A और B का अर्थमेटिक मीन होगा। ठीक है, जो कि किसके इक्वल होगा, A प्लस बी बाई टू के इक्वल होगा। ठीक है, अगर आपके पास n नंबर्स हैं और उनका आपको मीन निकालना है तो वो किसके इक्वल होता है, अर्थमेटिक मीन ऑफ n नंबर्स। यानी कि आपके पास क्या है, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, अप टू an है। n नंबर्स का मीन निकालना हो तो क्या करना है, n ऑब्जर्वेशन का सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी है n। ठीक है, आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा कि किन्हीं भी n ऑब्जर्वेशंस का मीन अगर आपको निकालना है तो वो किसके इक्वल होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यहाँ आपके पास क्या थे, दो नंबर, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपका क्या आ गया था, मीन। ठीक है, और मीन आपका क्या क्या होगा, किसी भी नंबर को अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स कब कहेंगे, जब वो तीनों नंबर आपकी क्या बना दें, एक एपी बना दें। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इंसर्शन ऑफ अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। अगर आपको किन्हीं भी दो नंबर, मान लो आपको ए और बी दो नंबर्स दिए हुए हैं, इनके बीच आपको कह दिया कि n अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं। ठीक है, अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने का मतलब क्या है, n ऐसे नंबर्स a1 a2 a1 a2 a3 अप टू an, n ऐसे नंबर लेकर आने हैं जो इनके बीच में लाई करते होने चाहिए, और क्या करें, a1 a2 a3 अप टू an b, ये क्या बन जाए, एक एपी बन जाए। ठीक है, अगर ये एक एपी बन जाए तो इन नंबर्स को मैं क्या कहूंगा, एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, एक अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या था आपके पास, ए प्लस बी बाई टू था। ठीक है, तो वो क्या बना रहा था, ए बी, ये भी क्या थी आपके पास, एपी थी। अगर आपके पास, अगर आपको क्या करना हो, एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हो ए और बी के बीच में, तो इसका मतलब क्या चाहिए आपको, एन ऐसे नंबर चाहिए जिनको अगर इस फॉर्म में लिखूं, इस सीक्वेंस में लिखूं, तो आपके पास क्या बन जाए, ये एक एपी बन जाए। ठीक है, तो ये एन अर्थमेटिक मीन हम किस तरह से इंसर्ट करेंगे, इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे, वो आज देखते हैं। ठीक है, अब अगर मान लो ये आपने एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए, ठीक है, तो आपके पास इस सीक्वेंस के अंदर टोटल नंबर कितने हो गए, ये क्या बन गया, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस एपी के अंदर कितने नंबर्स हैं, एन नंबर्स तो यही हैं, एक नंबर ये है और एक ये है, टोटल आपके पास कितने नंबर हो गए, एन प्लस टू नंबर्स। ठीक है, टोटल नंबर कितने हैं, n प्लस टू। ठीक है, आपको क्या बताना है, इन a1 a2 a3 अप टू an की वैल्यूज बतानी। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, आपको ये AP में है। ठीक है, मतलब एक कॉमन डिफरेंस आएगा, फर्स्ट टर्म का भी आपको पता है, लास्ट टर्म का भी आपको पता है। ठीक है, इन टर्म्स को आप कब निकाल सकते हो, जब आपको कॉमन डिफरेंस का पता चल जाए। ठीक है, अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, ठीक है, ये आपके पास क्या है, n प्लस टू टर्म है ना, टोटल टर्म कितनी है, n प्लस टू। ठीक है, तो n प्लस टू टर्म आपके पास क्या है, b, यानी कि अगर ए एन प्लस टू निकालूं तो वो किसके इक्वल है, यहां पर हमारे पास ए एन प्लस टू किसके इक्वल है, ए फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन टाइम्स डी, एन क्या है यहाँ पर, एन प्लस टू, इसमें से एक कम एन प्लस वन टाइम्स डी। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें पता है बी है, इसके जगह मैंने रख दिया बी। ठीक है, यहाँ से क्या किया, ए को इस साइड ले आया, यानी कि बी माइनस ए किसके इक्वल हो गया, एन प्लस वन टाइम्स डी के इक्वल। डी की वैल्यू चाहिए मुझे, डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एन प्लस वन से डिवाइड कर दिया, क्या जाएगा आपके पास, डी किसके इक्वल होगा, बी माइनस ए डिवाइड बाई एन प्लस वन के इक्वल। ठीक है, आपको डी की वैल्यू पता चल गई, आपको ए की वैल्यू पता है, आपको बी की वैल्यू पता है। अगर आपको ए और बी के बीच में एन अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं तो आप कर सकते हैं, ए की वैल्यू भी पता है, डी की भी पता है, और एपी की टर्म्स, जनरल टर्म क्या होती हैं, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी अप टू सो ऑन। ठीक है, यानी कि जो ये a1 आएगा वो किसके इक्वल होगा आपके पास, a प्लस डी के इक्वल। ठीक है, और डी की वैल्यू क्या है हमारे पास, b माइनस ए बाई एन प्लस वन, यानी कि क्या लिख दूं, a प्लस बी माइनस ए डिवाइड बाई
n+1, ठीक है। n+1 से अगर एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करूँ किसके इक्वल आएगा, नीचे तो आपका क्या आ गया n+1, यहाँ क्या आएगा na + a, यहाँ क्या है प्लस में b - a, तो एक a से एक a कट जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं na + a, और यहाँ पर क्या होगा ये 1 है, ठीक है। तो एलसीएम n+1 लिया, यहाँ से n+1 पे जाएगी n+1 टाइम्स a, ये हो गया आपके पास na + a, ये क्या होगा b - a एज इट इज, प्लस में आपके पास क्या आ गया b - a से ये a कैंसिल कर दिया, किसके इक्वल हो गया na + b डिवाइड बाई n+1, ठीक है। अगर a2 की बात करूं तो a2 किसके इक्वल होता है a + 2d के इक्वल, ठीक है ना। तो ये किसके इक्वल होगा a + 2 टाइम्स ऑफ b - a डिवाइड बाई n+1, d की वैल्यू है ना b - a डिवाइड बाई n+1, क्या होगा फिर से एलसीएम लेकर मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा नीचे n+1, ठीक है। यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो na + a, फिर से na + a, और यहाँ पर प्लस का 2b और माइनस का 2a, ये आएगा। अब a प्लस का है और 2a माइनस का है, यानी कि माइनस का a बच गया, ठीक है, और na - a आ गया, यानी कि a कॉमन निकालूंगा तो n-1 टाइम्स a बच जाएगा। इसका मतलब किसके इक्वल होगा n-1 टाइम्स a प्लस b के साथ क्या है 2b डिवाइड बाई n+1, ठीक है। तो आपके पास क्या पैटर्न आ रहा है, जब a1 निकाला क्या आया b के साथ कोफिशिएंट क्या आया 1 आया, a2 निकाला b के साथ कोफिशिएंट क्या आया 2 आया, a3 निकालूंगा तो b के साथ कोफिशिएंट आपके पास क्या आएगा 3 आएगा, ठीक है। और क्या चेंज हो रहा है, जब a1 निकाला तो a के साथ कोफिशिएंट क्या था n, a2 निकाला तो a के साथ कोफिशिएंट क्या है n-1, a3 निकालूंगा तो a के साथ कोफिशिएंट क्या आएगा आपके पास n-2, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं ar निकालूं तो आपके पास क्या आएगा n- इससे एक कम आ रहा है ना 2 से एक कम, यानी कि n-r+1, ठीक है, यह आएगा टाइम्स a, और प्लस में आपके पास r टाइम्स b डिवाइड बाई n+1, यही आएगा ना। a2 निकाल रहा हूं तो 2 b के साथ क्या आ रहा है 2 आ रहा है, 1 निकाल रहा था तो a के साथ b के साथ 1 आया था, 3 निकालूंगा तो b के साथ 3 आएगा, rth निकालूंगा तो b के साथ r आएगा, ठीक है। और a के साथ क्या हो रहा है, जितना भी ये r आ रहा है उससे एक कम n में से घट रहा है, ठीक है। यहाँ पर जब 1 निकाल रहा था तो n में से कुछ भी नहीं घटा, यानी कि 0 घटी, ठीक है। जब 2 निकाल रहा था तो n में से 1 घट गया, 3 निकाल रहा था तो n में से 2 घट जाएगा, ऐसे ही rth निकालूंगा तो n में से क्या घटेगा r-1, इसे क्या लिख सकता हूँ, अगर ब्रैकेट लगाऊं तो n में से क्या घट गया है यहाँ पर r-1, ठीक है, हटाऊंगा तो r माइनस का रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा प्लस का, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है जनरल rth मीन अगर निकालना है आपको, जहां पर आपके पास n मीन इंसर्ट किए गए हों a और b के बीच में, ठीक है, ये आपके पास है। आपको ये सब फंडा वैसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको क्या दिया होगा a की वैल्यू भी दी होगी और b की वैल्यू भी दी होगी, वहां से आपको d की एक फिक्स वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ b - a बाई n+1 करने की ये कैलकुलेट करोगे तो हमेशा यही थोड़ा रहेगा। अगर b a और n की वैल्यू आपको पता नहीं है तो उस केस में तो आपको ये रखना पड़ेगा कि b - a बाई n+1 है, ठीक है। लेकिन अगर इनकी कुछ वैल्यूज हैं तो ये क्या आएगा, एक नंबर ही तो आएगा, मान लो कि ये क्या आ जाएगा k के इक्वल आ गया, d के इक्वल ही है तो ये क्या आ जाएगा एक d आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब जो n-1 टाइम्स ये हो रहा है इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ क्या याद रखना है कि a1 क्या होगा a + d होगा, a2 क्या होगा a + 2d होगा, a3 क्या होगा a + 3d होगा, a4 क्या होगा a + 4d, और जो an आएगा a + nd के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये था आपके पास एपी के बारे में जितना कुछ भी था कि डेफिनेशन ऑफ एपी क्या होगी, फर्स्ट nth टर्म क्या होगी, बिगिनिंग से nth टर्म क्या होगी, लास्ट से सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स क्या होगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होंगी कि कोई भी कांस्टेंट ऐड कर दें तो क्या एपी रहेगी, सब्ट्रैक्ट कर दें तो क्या रहेगी, मल्टीप्लाई कर दें या फिर डिवाइड कर दें, तो इस तरह से जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज थी वो सब हम कर चुके हैं। और इंसर्शन ऑफ n मीन्स बिटवीन 2 नंबर्स ये भी आपने कर लिया है। तो यहाँ पर आपका एपी वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास वो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, वो कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।